दिस इज कर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से जो महत्वपूर्ण खबर जो आपके काम को हो और जो आपके एग्जाम के लिए हो उसको डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूज है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि शून्य से कम तापमान पे भी पैदा हो सकेगा हरी सब्जियां। जी हाँ, यानी जो बहुत सारे इलाका है जहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है वैसे इलाका में भी अब सब्जी क्या उत्पादन हो सकता है। यानी 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर के इलाकों में भी हरा सब्जी का उत्पादन होगा। इसके लिए आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट ने नई तकनीक विकसित किया है। इसका नाम रखा है हीटिंग सिस्टम, जोन हीटिंग सिस्टम। नाम क्या है? जोन हीटिंग सिस्टम। यानी जोन हीटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? हरी सब्जी के उत्पादन से है। नेक्स्ट खबर, मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में फिर से सबसे आगे है। जी हाँ, इसमें आपके काम की खबर क्या है कि मोदी जी को मॉर्निंग कंसल्ट जो है इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें ग्लोबल लीडर की सूची में मोदी जी सबसे अव्वल है। अन्य नेताओं की जो स्थान की बात करें तो मोदी जी को इस टोटल अप्रूवल रेटिंग में अगर वेस्ट की जो आबादी है यानी वेस्ट की आबादी में 76% अप्रूवल रेटिंग मिला है। दूसरे स्थान पर जो है वो मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस लोपेज ओब्राडोर को है। जो दूसरे स्थान मिला है। और तीसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एनएल वेरसेट को है। इसमें खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि तीनों देश के आप प्रेसिडेंट के नाम याद कर सकते हैं और मोदी जी की जो रेटिंग है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर है बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव दिवस मनाए जाने की योजना चल रही है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? 1857 की स्वतंत्रता सेनानी के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो बिहार का नेतृत्व किए थे। और आगामी उत्सव मनाने के लिए 23 को इनका उत्सव मनाया जाएगा। 23 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव मनाया जाएगा। यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे? 1857 के क्रांति से है। और इनका उत्सव कब मनाया जाएगा? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि राज्य में घर घर बांटे जाएंगे ORS का और जिंक टैबलेट। जी हाँ, बिहार में ये यूनिक है कि बिहार स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जारी किया है कि जो दस्त नियंत्रण पखवाड़ा जो होगा यानी दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की बात करें तो मानसून सत्र यानी जून जुलाई में सघन दस्त नियंत्रण जो पखवाड़ा चलेगा उसमें 5 साल तक के बच्चे को जिंक और ORS की घोल दिया जाएगा। इसमें अगर बात की जाए तो पटना जिला को सर्वाधिक मिला है ORS और जिंक का घोल, जबकि दूसरे स्थान पर है पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर है मधुबनी। यानी पहला पे पटना, फिर पूर्वी चंपारण और फिर मधुबनी। ये 3 टॉप जिला है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट, इस घोल को यानी जो ORS और जिंक के जो टैबलेट है इसको बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में राज्य के सरकारी अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र साथ साथ जो आशा कार्यकर्ता है ये तीनों मदद करेगा। नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट है ऑटिज्म के लक्षण पहचानने में सहायक सिद्ध होगा। IIT के विद्यार्थियों ने एक नई तकनीक विकसित किया है। पहली बात तो ये खबर क्यों है क्योंकि 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इसीलिए खबर है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने 15 साल तक के अथक परीक्षण के पश्चात ये सॉफ्टवेयर इसको अर्ली डिटेक्शन विकसित किया है, जिसमें क्या है कि 3 साल से 15 साल तक के बच्चे को ऑटिज्म के जो लक्षण है वो बहुत आसानी से पहचान आ सकता है। इस तकनीक को विकसित किया ऑटिज्म से रिलेटेड खबर कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए IIT जो कानपुर के शोधकर्ताओं ने इस पे
खबर किया। नेक्स्ट है कि वनडे विश्व कप की सबसे दावेदारी टीम कौन होगा। आपके लिए खबर क्या है कि वर्ष 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा। नेक्स्ट, भारत की 15 प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाएगा अमेरिका। जी हाँ, ये खबर है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम 15 प्राचीन जो कलाकृतियां हैं भारत सरकार को वापस करेगा। इसमें जो कलाकृतियां हैं वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का है। कलाकृति इसमें से टेराकोटा है, तांबा और पत्थर से बने निर्मित मूर्तियां। इससे ये प्रीलिम्स पॉइंट है ही, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इजराइल में प्रदर्शन जारी है। आपके लिए खबर क्या है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू, जो अभी लिक्विड पार्टी के सदस्य हैं। नेक्स्ट खबर, नेपाल के पीएम की भारत यात्रा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड के नाम से फेमस है। इसकी भारत यात्रा होने वाली है, संभावित है, अभी अप्रैल माह में, अभी आया नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो 25 वर्षीय जो ऊर्जा से संबंधित समझौता हो सकता है, जो नेपाल के पास अधिशेष है वो भारत को दे सकता है। नेक्स्ट है अफ्रीकी देशों को भाया कुपोषण से लड़ने के लिए पाटन गांव। अब सवाल है प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो पाटन गांव आखिर कहाँ है और ये कौन सा मॉडल है, किस तरह से इस पर कार्य हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पाटन गांव है। कहाँ पर गांव है? मध्य प्रदेश के, एमपी का गांव है पाटन गांव, जो अफ्रीका में इस मॉडल को अपनाया जाएगा। इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है कि पोषण स्मार्ट आदर्श गांव स्थापित किया गया है। कैसे? तो किया यह गया है कि इस गांव में कुपोषण से निपटने के लिए 2018 में एक कार्यक्रम चला था, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो ग्रामीण है उसमें 55 घरों में पोषण गार्डन बनाया गया, जिसमें अलग 14 तरह की सब्जियां लगाया गया, और सामूहिक रूप से जैसे मछली पालन को बढ़ावा दिया गया, और कूलिंग चैम्बर के लिए, पानी के लिए कूलिंग चैम्बर बनाया गया, मटके में पानी रखा जाता था। इस तरह से यानी ये गांव कुपोषण को मुक्त करने में, कुपोषण को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसीलिए इसमें जो महिला समिति, कल्याण समिति के माध्यम से ये कार्यक्रम चला था। यानी सीधा सीधी अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है कि पाटन गांव का संबंध कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से। किससे रिलेटेड है, तो पोषण को कम करने के लिए है। और किस देश इससे प्रभावित हुआ है, तो इससे प्रभावित कई अफ्रीकी देश हुआ है, जहाँ पे ये कार्यक्रम भविष्य में चलने वाली है। नेक्स्ट, कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि कर्नाटक में टोटल विधानसभा के सीट कितना है, तो 224, और 3 मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस एंड जेडीएस। जेडीएस क्या है? जनता दल सेकुलर, 3 हुआ मेन फोर्स। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यह है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। यानी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को क्या कर दिया गया है, बिल है। जी हाँ, ये सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को विलय किया है, लेकिन याद रहे यहाँ से स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि क्या पूरी तरह से विलय कर दिया गया, नहीं, केवल दोनों परियोजनाओं में लगे केवल फंड का जो स्रोत है उसको ही विलय किया गया। यानी दोनों का जो फंडिंग का जो सोर्स है उसको सिर्फ विलय किया गया है, बाकी जो प्रशासनिक ढांचा है वो एज इट इज रखा गया है। अब जो नेक्स्ट खबर है इसी से जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो वित्त वर्ष है, इस साल जो वित्त वर्ष शुरू है, इसी के अनुसार ये प्लानिंग की जा रही है। इसी में जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरा हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को, जो प्रीलिम्स 68 में पूछा भी गया था बीपीएससी में। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसका भी 30 साल पूरा हो गया है। 30 साल यानी कब स्टार्ट हुआ था, तो 1991 से 92 में, 1991 से 1992 में। और प्रधानमंत्री मोदी जी 9 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर में बाघों की गणना का व्यापक आंकड़ा क्या करेंगे, जारी करेंगे। यानी नेक्स्ट जो
बाघ का गणना से रिलेटेड आंकड़ा है वो जारी किया जाएगा। और स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तो बाघ की जो रिजर्व टाइगर जो रिजर्व था वो कितने था, केवल और केवल 9 था। ठीक है, अभी वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है, तो 3000 में 33 कम, 3000 में 33 कम कितना हुआ आप कमेंट कर सकते हैं। वही एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें, एलिफेंट तो हर साल इसके अगर एलिफेंट है 3000 टोटल जो टाइगर उसमें 70% इंडिया में है, और हर साल इसका जो वृद्धि दर है वो 6%। हर साल टाइगर कितना प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है, 6%। वही बात करें द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 दिवसीय गज यानी हाथी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यानी मोदी जी टाइगर महोत्सव का 9 अप्रैल को, जबकि 7 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल को असम में करेंगे। भारत में एलिफेंट की शुरुआत जो प्रोजेक्ट है वो 91-92 में हुआ था, और कुल आबादी का 60% कहाँ रहता है, तो इंडिया में। यानी टाइगर 70% और एलिफेंट की बात करें हाथी 60% आबादी भारत में रहता है। नेक्स्ट खबर, विकसित दुनिया धीमी होगी, उभरते बाजार आगे बढ़ेंगे, अमिताभ कांत। आपके लिए खबर क्या है, तो अमिताभ कांत कौन है, तो अभी अमिताभ कांत की जो भूमिका है वो G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत होंगे, जो भी है भी, और इसकी अध्यक्षता चल रही है। और इम्पोर्टेंट इसमें और क्या है आपके लिए, ये है कि ये मेंस G20 ये जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि अगर पूछा जा सकता है कि G20 आप भारत के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं इसको, कि G20 देशों का वैश्विक जो जीडीपी में योगदान है वो 85% है। यानी जीडीपी में 85% है, वही वैश्विक व्यापार में 75% है, जबकि इसकी आबादी G20 देश यानी 2/3 आबादी किसका है, यानी लगभग 77% आबादी जो है वो G20 देश का है। अब इसको कंक्लूजन में एक महत्वपूर्ण लाइन दे सकते हैं कि, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी पूरे दुनिया में 75 कंट्रीज यानी 75 देश क्या है कि वैश्विक कर्ज में डूब चुका है। ये आर्थिक मंदी और कोरोना का प्रभाव है। अमिताभ कांत जी ने कहा, ये आप इस लाइन को इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं कि G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको आप कंक्लूजन में दे सकते हैं कि आर्थिक विकास, वित्तीय प्रगति और विकासात्मक जरूरतों से संबंधित प्रमुख विचार विमर्श के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट, भारत में पर्यटन के विकास की समग्र नीति तैयार। जी हाँ, जिस तरह से विदेश नीति को जारी किया गया है उसी तरह से भारत में पर्यटन के लिए भी एक समग्र नीति तैयार किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन नीति की समग्र पर्यटन नीति की तैयारी कर रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ष 2047 तक, यानी जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो पर्यटन के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट यानी लक्ष्य रखा गया है। वही इससे इंपॉर्टेंट अन्य खबर है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए, कि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति एवं पूर्वोत्तर विकास मामलों के मंत्री, कौन मंत्री हैं, जी किशन रेड्डी। ये जो सिल्लीगुड़ी गलियारा है, यानी G20 में जो अभी चल रहा है बैठक है, उसमें जो पर्यटन से रिलेटेड जो बात हो रही है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप में द्वितीय बैठक हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि पर्यटन समूह कार्य में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में दुनिया के सामने एक बेहतर एक अवसर है। और पूर्वोत्तर भारत का अगर प्रवेश द्वार कहा जाए तो किसे कहा जाता है, सिल्लीगुड़ी गलियारा को। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने विजन इंडिया 2023 लाया है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट खबर है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो राज्य मंत्री हैं, नाम क्या है उनका, जॉन बार्ला। नेक्स्ट खबर, ये इंपॉर्टेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि जो पश्चिमी देश यानी जो यूरोपियन या जो अमेरिका के जो नेतृत्व वाले देश है, वो भारत के जो अभी जो राहुल गांधी को लेके जो विवाद था उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अमेरिका और जर्मनी ने। इसलिए इसमें बोला गया है
कि आप अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा आंतरिक मामला और हम इसको आसानी से सुलझा सकते हैं और हम सुलझा भी रहे हैं, यानी जो विदेशी हस्तक्षेप की कहीं भी इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट खबर है कि 10 वर्ष से ज़्यादा पुराने मामले को निपटाएगा कैट। जी हाँ, चूँकि कैट की अगर बात की जाए तो जो 10 वर्ष से संबंधित एक अभी रिपोर्ट इसलिए आया था कि जो संसदीय समिति ने ये कहा है कि 10 वर्ष से अधिक के जो मामला है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, और कार्मिक जन शिकायत और कानून व न्याय संसदीय समिति ने इस पे जारी की थी। इसमें यह कहा गया है कि कैट के नियम 1987 के मुताबिक प्रत्येक आवेदन के तिथि से 6 माह के भीतर उसका फैसला आना चाहिए, यानी एप्लीकेशन जब गया उसके 6 माह विदिन 6 मंथ उसको क्या करना है, उस मामला को निपटाना है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टेटमेंट यहाँ से प्रीलिम्स में बन सकता है। उसकी बात करें इसमें सदस्य की बातों करें, सदस्य टोटल कितना होता है, चेयरमैन सहित 70 होता है, जिसमें से 35 रहता है, 35 जो प्रशासनिक होता है और 35 जो न्यायिक पद पे व्यक्ति होता है, इसका इसमें सदस्य होता है। अब चूंकि कैट भी पूरी तरह से डिजिटल होने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, और इसके लिए क्या किया है कि एडवांस केस इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू कर रहा है। नेक्स्ट, इसी में एक खबर है कि एक संसदीय समिति जिसका नेता अध्यक्ष सुशील मोदी जी हैं, बिहार के जो सुशील मोदी हैं वो अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें यह कहा गया कि जो संसद की एक समिति ने अपनी सिफारिश दी कि जो कानून से जो मसौदा बनता है उसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि आम आदमी को ये समझ सके कि कानून कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आजकल जो भाषा यूज किया जा रहा है वो आम जन से समझ से परे है। नेक्स्ट खबर, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में युद्ध अभ्यास करेगा भारत और अमेरिका। जी हाँ, बंगाल में युद्ध अभ्यास करेगा भारत और अमेरिका। कौन सा युद्ध अभ्यास? कोप इंडिया किसके बीच का है? तो भारत और अमेरिका के बीच। कब होगा? 10 अप्रैल को, जिसमें से बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पे होगा। अमेरिका की तरफ से इसमें जो शामिल होने वाला है F-15 लड़ाकू विमान, जबकि भारत की तरफ से सुखोई 30 और मेक इन इंडिया से रिलेटेड जो भी बन रहा प्रोग्राम उसमें चलेगा। पहली बार कोप इंडिया अभ्यास वर्ष 2004 में शुरुआत हुआ था, यानी 2004 में शुरुआत हुआ था, इस बार बंगाल में होने वाला है। अब ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत और अमेरिका का जो रक्षा क्षेत्र है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका भारत के महत्व को समझता है। चीन की आक्रामकता के मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यानी प्रशांत क्षेत्र के लिए और इंडिया के लिए और वैश्विक जगत के लिए भारत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर है अब 3D तारामंडल में ब्रह्मांड का जीवंत अनुभव किया जा सकेगा। इसमें खबर आपके लिए क्या है कि उत्तर भारत के पहले, जी हाँ, उत्तर भारत के पहले तारामंडल में ब्रह्मांड का ऐसा अनुभव पहली बार 3D के माध्यम से देखा जाएगा, जो कहाँ पर होगा? दिल्ली में। दिल्ली के कौन सा? तो नेहरू तारामंडल में। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश के बाद अब दिल्ली विधानसभा यानी दिल्ली विधानसभा भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होगा। किसके बाद? हिमाचल प्रदेश के बाद। नेक्स्ट खबर, रियल टाइम मोबाइल मॉनिटरिंग लैब। जी हाँ, खबर क्या है कि जो प्रदूषण है उसको इफेक्टिव तरीके से जांच करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए देश पहला मोबाइल लैब का उद्घाटन होगा दिल्ली में। अभी स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना है आनंद विहार या विवेक विहार में इसकी स्थापना की जा सकती है, जिससे लगभग 10 दिन तक रखा जाएगा और फिर वहाँ से उसको मॉनिटर के एग्जैक्ट डेटा प्राप्त किया जाएगा। अब एक 2 स्कीम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जन सुरक्षा स्कीम। इसके अंतर्गत कई स्कीम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो खबर में है कि सभी जिला ग्राम पंचायत स्तर पर 30 जून तक, यानी अप्रैल से जून तक क्या होगा कि स्थानीय इस पे कार्यक्रम चलेगा। स्थानीय प्रशासन विशेष अभियान चलाएगी। किसके लिए? तो स्कीम कौन है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। 2 इंपॉर्टेंट है। आप अगर LSW के स्टूडेंट है तो आपके लिए BBI है, ये स्कीम को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। इसमें खबर क्या है? तो
ये जो निर्देश दिया है वित्त मंत्रालय ने दिया है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो प्रीलिम्स एंड मेंस कहीं भी आप लिख सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में आए तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि मेंस में ये भी आया, मेंस के लिए तो और इंटरव्यू के लिए। कह रहा है कि 12.76 करोड़ 31 मार्च से जुलाई के बीच संख्या खाता खोला गया। टोटल बात करें इसमें कितना भुगतान किया गया है, तो टोटल जो है 1930 करोड़ का भुगतान किया गया है, जबकि क्लेम कितना का आया था तो 97,227 क्लेम आया था, जिसमें इतना करोड़ इसमें भुगतान किया जा चुका है। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 436 रुपये प्रीमियम पर मिलता है 2 लाख की जीवन बीमा मिलता है 436 पे। और एज पूछा जाता है, कभी कभी एज पूछ लेता है जाता है कि ये जो है कितने से कितने एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए वैलिड है, तो 18 से 50 ये कई एग्जाम में पूछा गया था और पिछले ईपीएफओ में ये पूछा गया था। 20 रुपये के भुगतान पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें मिल सकता है, और ये योजना कब आया था 2015 में। ये 2 क्वेश्चन यानी एज, प्रीमियम और योजना प्रीलिम्स के लिए है, जबकि कितना निपटान किया गया, कितना शिकायत है, ये सब मेंस में और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। एक जो इंपॉर्टेंट खबर है इसरो से रिलेटेड है, पुनः प्रयोग हो सकने वाले रॉकेट की दिशा में बड़ा कदम है। जी हाँ, ये मेंस में इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी स्पेशली बीपीएससी मेंस में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ईयर में इसरो से क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने जो रीयूजेबल व्हीकल है उसका सफल परीक्षण मतलब किया है। अब कहाँ से किया है, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिक स्टेट टेस्ट रेंज से, यानी कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहाँ से है, याद कर लीजिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से किया गया है, वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से। ठीक है, ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। भविष्य में भारत को स्पेस शटल बनाने में इससे काफ़ी महत्वपूर्ण मदद मिल सकता है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है, चाहे वो नेविगेशन हो या कैमरा हो, रडार सिस्टम हो, सभी इसमें स्वदेशी था। नेक्स्ट यही तक था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।